हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं बात करना, जैसे जो रिमेनिंग टॉपिक है। जैसे हम यहाँ ब्लाउज की बात कर लें तो दोस्तों ये आपसे बता दूँ, जो बार्ली है उसका एक फंगल डिजीज है जो कि हेलिमेंथोस्पोरियम स्पीसीज के द्वारा काज होता है। इसको सिनोनिमसली कह सकते हो पायरेनोफोरा स्पीसीज। ठीक। अब अगर ब्लाउज को देखोगे तो ये बार्ले में आप देख सकते हो ये ब्लाउचिंग हुई है, और इस साइड में जो है एलोइस आपको दिखेगा। तो ये बार्ले में एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसको ब्लाउच बोलते हैं, और याद रखिएगा ये हेलिमेंथोस्पोरियम स्पीसीज के द्वारा काज होता है। अब यहाँ दूसरी बात कर रहा है बेस टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। तो बेस टेम्परेचर क्या है? दिस इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच देयर इज नो ग्रोथ। मीन्स जो लोवेस्ट टेम्परेचर हो उस पर कोई उसके उस टेम्परेचर पर ग्रोथ ना हो प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं? हम बेस टेम्परेचर बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो जैसे वीट क्या है, एक आपका टेम्परेट क्रॉप है, और ये जो राइस और सोरगम है क्या है आपका ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो दोनों के लिए बेस टेम्परेचर देखोगे आप डिफरेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर कह सकते हो वीट के लिए है। इस टेम्परेचर पे आपको वीट में कोई ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं बेस टेम्परेचर फॉर वीट। और वही अगर हम बात करें राइस और सोरगम में तो देखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जो कि लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस पे आपको राइस में और सोरगम में ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है? बेस टेम्परेचर किसका है? आपका राइस और सोरगम का। उसके बाद कर रहा है यहाँ पर कपिंग की बात। एक्चुअली यहाँ जो बात कर रहा है वो लीफ कपिंग की बात कर रहा है। तो अपवर्ड टर्निंग ऑफ लीफ एज टू फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर एज सीन इन द केस ऑफ मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी। आप देखोगे जो ये लीफ है, नॉर्मल जो लीफ ऐसे होती है, तो वो जब कपिंग का कंडीशन आएगा तो उसमें जो ये इसके मार्जिन है, ये मार्जिन इनका ग्रोथ हो जाएगा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये एक तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो लगभग में दिखने को आपको मिलेंगे। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में जैसे मॉलिब्डेनम में ये सिम्टम काफ़ी आपको सिमिलर है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ ये लीफ जो है मुड़ चुकी है, तो ये क्या है? आपका कपिंग है। और इसके अलावा ये आपका वायरस से अगर इन्फेक्शन हुआ है उस केस में भी आपको इस तरह की अपवर्ड लीफ दिख सकती हैं। ठीक है, तो कपिंग जो है आपका वायरल इन्फेक्शन एज वेल एज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्पेशली मॉलिब्डेनम का, तो उस केस में कपिंग होता है। ठीक। उसके बाद यहाँ बात कर रहा है कोहेशन का। तो जैसे हम बात करें कोहेशन, हमने बात किया था एडिशन का प्रीवियस वीडियो में। तो कोहेशन जो है एक कोहेसिव फोर्स होता है, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग द force of attraction that bind the molecules of same kind. molecule of same kind means वाटर मॉलिक्यूल जब वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा तो उस केस में क्या बोलते हैं? हम उस फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक। और जब वही अनलाइक, सेम ना होके अनलाइक होता है, अनलाइक काइंड अगर है, डिफरेंट है, जैसे वाटर जो है अगर सॉइल से बाइंड करता है तो उसको एडिशन फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर सीलिंग लीफ एरिया इंडेक्स की बात कर रहा है। तो ये लीफ एरिया इंडेक्स है एट विच द म्यूचुअल शेडिंग ऑफ लीफ इन ए कैनोपी इज कंप्लीट। सपोज मान के चलो ये कोई आपका प्लांट है, ठीक, तो इसमें म्यूचुअल जो शेडिंग ऑफ लीफ होगी इस प्लांट की कैनोपी में वो कंप्लीट हो जाएगी, और उस स्टेज पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस आपका 0 होगा। तो उस लीफ एरिया इंडेक्स को आपको क्या बोलते हैं? सीलिंग लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं। और इस केस में क्या होगा? ग्रास फोटोसिंथेसिस जो है इक्वल होगा रिस्पायरेशन लॉसेस ऑफ द होल क्रॉप। तो इसी वजह से आप देखोगे फोटोसिंथेसिस, जो नेट फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? 0, क्योंकि यहाँ जो ग्रास फोटोसिंथेसिस होगा उस टाइम पे वो जो आपकी रिस्पायरेशन से एनर्जी लॉस होगी उसके इक्वल होगा। दैट इज़ वाई नेट फोटोसिंथेसिस इज 0। तो यहाँ बात कर लें क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है क्या दोस्तों? जिसको देखोगे ये सिंपली एक रेशियो है टोटल सोन एरिया डिवाइड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100।
तो इसको एक्चुअली हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को परसेंटेज में हम डिनोट करते हैं। और यूजुअली अभी अगर देखोगे तो नियर अबाउट 140 के या 45 के या 50 के बीच में हमारी कंट्री की क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको दिखेगी। तो जैसे मान लो एक फार्मर के पास ये 1 हेक्टेयर एरिया है ये, ठीक। तो ये एक्चुअली नेट एरिया क्या है, 1 हेक्टेयर है, लेकिन इसमें इसने खरीफ, रबी और जायद, 1 हेक्टेयर एरिया में 3 क्रॉप ले रहा है। खरीफ में भी एक ले रहा है, दूसरा क्रॉप रबी में ले रहा है, तीसरा ये ले रहा है। तो इस 1 हेक्टेयर एरिया को 1 हेक्टेयर एरिया को ये 3 बार एक साल में कल्टीवेट कर रहा है। तो इसका ग्रास कल्टीवेटेड एरिया कितना हो गया, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, तो उसका 3 हेक्टेयर। सो 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। तो इसकी CI जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 300%। ओके, तो अब उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी डिवाइड, ये क्या है, रेशियो है टोटल सोन एरिया डिवाइड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया का। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कार्डिनल टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो कार्डिनल टेम्परेचर सैक्स ने 1860 में इस कंसेप्ट को दिया था। और कार्डिनल टेम्परेचर के अंदर याद रखना आपका मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम तीनों टेम्परेचर को क्लब करके बोला जाता है कार्डिनल टेम्परेचर। और यहाँ कूल सीजन के लिए देख लो, कूल सीजन सीरियल्स के लिए जो आपका कार्डिनल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम तीनों दिया है, तो ये तीनों को क्लब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर मिनिमम जो है सीरियल कूल सीजन के लिए 0 to 15, 25 to 30 इज़ द ऑप्टिमम, मैक्सिमम 31 to 37। बट इन द केस आप वार्म सीजन देखोगे, कार्डिनल टेम्परेचर जो है आपका तीनों, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और 31 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है, और मैक्सिमम 44 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूजुअली आप देखोगे जो कूल सीजन का मैक्सिमम है वही वार्म सीजन का ऑप्टिमम हो जाता है, ठीक है। और जो इसका 15 मिनिमम का 0 to 15 है, तो यहाँ 15 to 18 है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो उसकी बात करा है एपिनेस्टी की। तो एपिनेस्टी मीन्स क्या है, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गेन और लीफ काजिंग इट बेंड डाउनवर्ड। आप देखते हो कभी कभी प्लांट की जो है ऊपर की अपर सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो इस ग्रोथ होने की वजह से प्लांट क्या बेंड करने लगता है, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बेंडिंग डाउनवर्ड जो होगी ये प्लांट की, बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्रोथ, जो बेंडिंग होगी उसको बोलते हैं हम एपिनेस्टी। और उसके बाद एसएस की बात कर रहा है। एसएस एक एक्चुअली ऑर्गेनिज्म जब किसी न्यू हैबिटेट में इंट्रोड्यूस होता है और वहाँ पर वो एडजस्टमेंट करता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एसएस, याद रखना। एफीमेरल्स जो है एक ऐसे प्लांट होते हैं जब ड्राउट कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में अपनी लाइफ साइकिल जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे विदिन 2 to 4 वीक में वो कंप्लीट कर लेंगे। और एक तरह क्या है, स्केपिंग मैकेनिज्म है ये, ड्राउट का स्केपिंग मैकेनिज्म है, ठीक। तो उसको बोलते हैं, उस टाइप के प्लांट को बोलते हैं हम एफीमेरल्स, जो अपनी लाइफ साइकिल को विद इन शॉर्ट स्पेन ओनली 2 to 4 वीक में कंप्लीट कर लें बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ड्राउट स्ट्रेस, उसको बोलते हैं हम एफीमेरल्स। और इनका अगर एग्जांपल दें हम आपको, सेंसियो वल्गैरिस जो वीड है, ये आपका ग्राउंड सेल बोलते हैं इसको, ये क्या एफीमेल्स नेचर का होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे फरोसलाइज। फरोसलाइज दोस्तों क्या है, जो हम 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम जो टीरेस करते हैं ना, फील्ड की जो डेप्थ है वो 0 to 15 सेंटीमीटर की हम टीरेस करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फरोसलाइज। और 1 हेक्टेयर जो 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है उसका फरोसलाइज का अगर वेट देखोगे तो 2.25 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर होता है 1 फरोसलाइज का, और ये करीबन 150 टन पर सेंटीमीटर पर हेक्टेयर भी इसको कह सकते हो, ठीक है। 150 टन पर सेंटीमीटर पर हेक्टेयर, ठीक, ये इसका वेट होता है जो फरोसलाइज होती है।
0 से 15 सेंटीमीटर, और इसी का हम टीलेज करते हैं और इसी में हम क्रॉप का फिर सोइंग करते हैं। ठीक, उसके बाद इंटेंसिटी फैक्टर की बात करें। इंटेंसिटी फैक्टर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अवेलेबल फास्फोरस, तो जो फास्फोरस हमारी अवेलेबल होती है वो H2PO4 एंड HPO4 इन दो फॉर्म में होते हैं, और इसी के कंसंट्रेशन को हम इंटेंसिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, जिससे हम फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को डिनोट कर सकते हैं इन ए सॉइल सोल्यूशन में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है मीथेमोग्लोबिनिया एक जो डिजीज़ है, आपको स्पेशली इन्फेंट में जो चाइल्ड होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। और ये होता है कैसे है, बिकॉज ऑफ नाइट्रेट टॉक्सिसिटी। अगर कंसंट्रेशन जो है पानी में नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी होने लगती है, तो ऐसे जहाँ पर नाइट्रेट टॉक्सिसिटी होगी, अगर वहाँ के पानी को कंज्यूम किया जाएगा तो ये मीथेमोग्लोबिनिया डिजीज़ देखा गया है। और इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट होते हैं उनकी बॉडी जो होती है ब्लूइश होने स्टार्ट होती है, उसे ब्लू बेबीज भी कहते हैं, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रेस ब्लू स्किन एंड द प्रॉब्लम रिफर टू ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको जो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये इसके टंग्स आप देख सकते हो ब्लू कलर का हो चुका है। ये एक कॉमन सिम्टम है और इसमें स्पेशली होता है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी के द्वारा। तो हमने इस पेज को ट्राई किया एक्सप्लेन करना। उम्मीद करूँगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी, और इस तरह के वीडियो बहुत से हमने बनाए हैं, देखते रहिए और इसका बेनिफिट लेते रहिए, और इस तरह की वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।